हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 का लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटर एंड इट्स फर्मेंटर डिजाइन, यानी कि एंड इट्स वेरियस कंट्रोल। इस टॉपिक के हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वैसे हमेशा जैसा मैं बोलती हूँ कि इसको करने से पहले आप वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको बहुत इजीली जो है आंसर्स मिल जाए, ठीक है, और कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर रहे, ठीक है। और वही एक बात कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिससे वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसका अपडेशन मिलता रहे। वैसे मैक्सिमम नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक रहा है तो वो हो जाएंगे, और बाकी मैक्सिमम 99% टॉपिक्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। चलिए हम विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 का एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द फर्मेंटर। फर्मेंटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? टू स्टेराइल द मीडिया। मीडिया का स्टेराइलाइजेशन फर्मेंटर का कोई फंक्शन नहीं है। टू रिकवर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है उस फर्मेंटेशन के बाद रिकवर किया जाता है। टू प्रोवाइड द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन द डिजायर प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है कि हम जो है चाह रहे हैं कि उस वो आइडियल कंडीशन दी जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ताकि उसमें जो है सही प्रोडक्ट हमें मिले, ठीक है। और टू प्यूरिफाई द प्रोडक्ट, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो सही है दैट इज सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन कह रहा है टू प्रोवाइड द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन द डिजायर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। While constructing the fermenter, which of the following is not required? जब हम फर्मेंटर को डिजाइन करते हैं तो कौन सी चीज हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हाई स्पीड एजिटेशन एंड एरिएशन। देखिए एजिटेशन और एरिएशन जो है हमें हाई स्पीड हो यही जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है उस कल्चरिंग प्रोसेस पे, ठीक है। चलिए एक बार इस ऑप्शन को थोड़ा सा होल्ड रखते हैं, बाकी ऑप्शंस पे डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल ये कंपलसरी है ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ऑब्जर्व कर सकें। पीएच कंट्रोल सिस्टम बहुत जरूरी है। उसके बाद सैंपल फैसिलिटीज, बिल्कुल हम हमारे पास एक इनपुट जो है वो पोर्ट रहता है और उससे हम जो है टाइम टू टाइम हमारा सैंपल एनालाइज करने के लिए निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो ए ऑप्शन है हाई स्पीड एजिटेशन एरिएशन सिस्टम, देखिए एरिएशन सिस्टम सभी में हो ये जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि जो एनारोबिक कल्चरिंग होती है उसमें एरिएशन सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, हाई स्पीड एजिटेशन की जरूरत हर किसी में नहीं होती है, क्यों? क्योंकि एजिटेशन अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तो फॉर्म बनेगा, यानी कि वो फॉर्म फॉर्मेशन को प्रोसीड करेगा, इंड्यूस करेगा, और फॉर्म फॉर्मेशन जो होता है माइक्रोबियल ग्रोथ को रिटार्ड करता है, कम करता है। इसलिए ए ऑप्शन जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल ऑप्शन हो सकता है। तो आंसर है ए, हाई स्पीड एजिटेशन एंड एरिएशन सिस्टम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ग्रेड द स्टील। एक्चुअली ये अगर आपने वीडियो देखा हो तो स्टील का जो है मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टील की ग्रेड को निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसमें टाटा, जेएसडब्ल्यू, सेल, ये सब जो लिखा हुआ है, तो इसमें उसमें नोट्स में मैंने जो है जब मैंने वीडियो लेक्चर लिया था तो वहां बताया भी था कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने ही बताया है कि कितना स्टील के अंदर क्रोमियम होना चाहिए, कितना मॉलिब्डेनम होना चाहिए, वो जो है वो सब अमेरिकन इंस्टीट्यूट स्टील अथॉरिटी ही डिसाइड करती है, ठीक है। सो हियर आंसर इज द बी, AISI, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द मेटल इज यूज्ड टू मेक द स्टेनलेस स्टील। देखिए स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? ये हम बहुत वेल नोन है कि क्रोमियम जो होता है स्टेनलेस स्टील में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आयरन जो होता है बहुत कम, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में लिया जाता है, लेकिन क्रोमियम, उसको स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम जो होता है वो बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हियर इज द आंसर इज द क्रोमियम, ओके। Now come to the question number 5, the aeration is mainly provided to organisms present in, यानी एरिएशन किस जो है सिस्टम में, यानी किस तरीके के फर्मेंटेशन प्रोसेस में या कल्चरिंग में यूज किया जाता है। देखिए एरिएशन जो है वो जनरली हम जो यूज करते हैं, देखिए इसमें बहुत तरह के ऑप्शंस हैं। जो है सबमर्ज कल्चरिंग, बिल्कुल सबमर्ज कल्चरिंग के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो सबमर्ज फॉर्म में होता है, मतलब मीडिया के अंदर डूबा हुआ रहता है, इसको एक तरह से ये बोल सकते हैं। तो सबमर्ज कल्चरिंग में एरिएशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉलिड स्टेट कल्चरिंग, सॉलिड स्टेट कल्चरिंग में एरिएशन का इतना रोल नहीं होता है क्योंकि मीडिया ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। सरफेस कल्चरिंग, सरफेस कल्चरिंग में जो मीडिया होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो मीडिया की अपर लेयर पे होता है,
तो वहां पर जो है उसको बहुत ज्यादा मिक्स करने की जरूरत नहीं होती है। बैच कल्चरिंग के अंदर जो है प्रोसेस बहुत माइन्यूट टाइम के लिए होता है, तो वहां पर अगर एरिएशन अगर हम मिक्सिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो इतना प्रोमिनेंटली उसको यूज करने की जरूरत नहीं होती है। सो हियर इज द आंसर इज द सबमर्ज्ड कल्चरिंग। ठीक, क्योंकि सबमर्ज्ड कल्चरिंग में प्रॉपरली एजिटेशन यानी कि उसको एरिएशन जो होता है मिक्सिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, now come to the question number 6, the agitator is required to। एजिटेटर जो होता है वो क्या करता है, एजिटेशन जो होता है एजिटेटर वो क्या करता है, मिक्सिंग करता है। यानी कि जैसे अपन हम जो है दाल घोटनी या हमारा मक्खन बनाने वाली जो होती है उस तरीके का एजिटेटर्स होते हैं, तो वो जो है ऑब्जेक्टिव्स के मिक्सिंग के लिए बहुत सही रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर प्रोवाइड एयर इज नॉट अ गुड आंसर, द आंसर इज अ मिक्सिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्ट को मिक्स करने के लिए। प्यूरिफाई द प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही नहीं है। स्टरलाइज द मीडिया, मीडिया को स्लाइस करने के लिए तो कोई रोल प्ले ही नहीं करता ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज द मिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द एरिएशन एंड एजिटेशन सिस्टम, यानी कि एजिटेशन और एरिएशन के लिए जो है वो कंपोनेंट नहीं है। ये कौन सा ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एरिएशन और एजिटेशन के लिए नहीं रिक्वायरमेंट है? तो ऐसा जो सिस्टम है, इम्पेलर, बैफल्स। इम्पेलर जो है वो बिल्कुल जरूरी है, बैफल्स भी जरूरी होते हैं एजिटेशन के लिए, ये हमने पढ़ रखा है। स्टीरर ग्लैंड्स और जो बियरिंग्स होते हैं वो स्टीरर वो प्रॉपरली स्टीरर करते रहते हैं, मतलब घुमाते रहते हैं। थर्मामीटर टेम्परेचर नापने का इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर एजिटेशन और एरिएशन के लिए वो एक कंपोनेंट नहीं बनेगा, वो तो एक टेम्परेचर रेगुलेशन का कंपोनेंट कह सकते हैं हम उसको। सो हियर द आंसर इज द डी, थर्मामीटर। ठीक है, now come to the question number 8, the heat control at the large scale in the fermenter is carried out by। देखिए हीट कंट्रोल लार्ज स्केल पे अगर फर्मेंटर का हम करना चाहते हैं तो हम ऐसी चीज अपनाते हैं कि हमारे पास एनर्जी या फ्यूल का वेस्टेज कम हो, ठीक है, या जो है इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज सबसे कम हो। तो इसके लिए हम सीधी सी बात है कि जो कोल्ड वाटर सर्कुलेशन है वो प्रेफर करते हैं। इसमें बिल्कुल इंटर हीटिंग कॉइल्स, हीटिंग जैकेट्स, कंट्रोल बाथ, ये सब जरूरी है। ये सब भी किए जाते हैं हीट कंट्रोल के लिए, लेकिन ये सब किए जाते हैं स्मॉल स्केल के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इंटर हीटिंग कॉइल्स जो होती हैं, हीटिंग जैकेट जो होती है, कंट्रोल्ड बाथ जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं और जो है इसमें फ्यूल का जो है कह सकते हैं कि यानी कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए जो कोल्ड वाटर सर्कुलेशन है वो बहुत इजीली, भाई कोल्ड वाटर इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, तो उसको कंटिन्यू फ्लो करवा के और टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। सो हियर आंसर इज द कोल्ड वाटर सर्कुलेशन। Now come to the question number 9, what is the function of check valve? चेक वॉल्व क्या होते हैं? देखिए चेक मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो अब ऐसे वॉल्व जो फ्लो को बैक में आने से रोके। देखिए हमने कहा था उसमें कि बहुत तरीके के वॉल्व इसमें यूज किए जाते हैं, तो चेक वॉल्व जो का जो फंक्शन है इसमें देख लेते हैं हम, ऑप्शन से समझते हैं। टू प्रिवेंट द रिवर्सल ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड, जो है लिक्विड का बैक फ्लो रोकना, बिल्कुल चेक फ्लो जो होते हैं वो बैक फ्लो रोकने के लिए काम में बहुत जरूरी है। टू रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर रिड्यूस करने के लिए चेक वॉल्व का कोई रोल नहीं है, बल्कि चेक वॉल्व के ऊपर तो प्रेशर रहता है और वो जो है उस चीज को टॉलरेट करता है, तो ये कहीं से ये ऑप्शन सही नहीं है। टू रिड्यूस द फ्लो रेट, टू रिड्यूस द फ्लो रेट नहीं कह सकते, टू कंट्रोल द फ्लो रेट अगर होता तो वो कहीं एक ऑप्शन हम सही मान भी सकते थे। रिड्यूस द फ्लो रेट बिल्कुल नहीं है। टू इंक्रीज द फ्लो रेट ना इंक्रीज करता है ना रिड्यूस करता है, बल्कि कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है, ये तीनों ही ऑप्शन बी सी डी इसमें सही नहीं है। सो हियर द आंसर इज द ए, टू प्रिवेंट द रिवर्सल फ्लो ऑफ द लिक्विड। ठीक है, now come to the question number 10, which of the following is not an anti foaming device? देखिए एंटी फॉर्मिंग, देखिए एंटी फॉर्मिंग के लिए हमने कहा था कि बहुत तरीके की एजेंट्स भी यूज किए जाते हैं, केमिकल एजेंट भी यूज किए जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोपेलर्स होते हैं, इम्पेलर्स होते हैं, डिस्क होते हैं, इवन मैकेनिकल जो एंटी फॉर्मिंग जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी फोम को ब्रेक करने के लिए यूज में लाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है डिस्क बिल्कुल अलग अलग तरीके से डिस्क फॉर्म होते हैं जो कि फॉर्म को तोड़ते हैं। प्रोपेलर्स जो होते हैं वो जब घूमते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का काम करते हैं। तीसरा जो है लोड सेल, एक्चुअली लोड सेल जो होता है वो एक एंटी फॉर्मिंग डिवाइस नहीं है, जबकि वो जो होता है फर्मेंटर का वेट, फर्मेंटर के अंदर जो मटेरियल है उसको वेट करने के लिए यूज किया जाता है लोड सेल। ठीक है,
ब्रशेस ब्रशेस जो होते हैं, बिल्कुल ब्रशेस जो होते हैं वो ऊपर साइड पे रहते हैं, जो कि मैकेनिकल एंटी फोमिंग यानी कि मैकेनिकल ब्रेकर, फॉर्म ब्रेकर का काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, फोम को यानी कि झाग को तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एंटी फॉर्मिंग डिवाइस जो होती है, क्वेश्चन है विच इज नॉट एन एंटी फॉर्मिंग डिवाइस, सो हियर इज द आंसर इज द लोड सेल। ओके, सो यहाँ तक आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, इस बार वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए वेरी सॉरी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।